तो वेव्स के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि वेव्स में जो है वो डाउट्स जो बाकी रह गए हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आई साइट से रिलेटेड होता है। वो क्वेश्चन हमने शायद इसमें सॉल्व किया था या नहीं किया था। हाँ, इसमें किया था। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि आई साइट में दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर इसमें कंफ्यूजन थी। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई विजन में दो तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। अभी जो आप डायग्राम देख रहे हो ये लॉन्ग साइटेडनेस की है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। अच्छा, लॉन्ग साइटेडनेस को इसका कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए एक सिंपल सा मेथड आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वर्ड लॉन्ग यूज किया जा रहा है ना, तो लॉन्ग वर्ड को आप इस तरह से कंसीडर करो कि जो आपकी इमेज है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, अब वो डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं? रेटिना से। ठीक है, क्योंकि बायो में तो इसकी टर्म होती है हाइपरमोपिया और मायोपिया करके, इसकी टर्म होती है प्रॉपर, जो बायो पढ़ रहा है उसे पता होगा। लेकिन हमने यहाँ पर वो टर्म्स नहीं लिखनी। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स सेस में हमने रे डायग्राम पढ़ी है, तो हमें रे डायग्राम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो रेटिना से दूर जाकर बनेगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो इस डायग्राम में, ये तीनों लाइट रेज रेटिना पे आके इंटरसेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब है रेटिना पर इमेज बनी नहीं। ठीक है, तो रेटिना पर कोई इमेज नहीं बनी। और अगर आप इन लाइन को कंटिन्यू करते जाओ तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज बन रही है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है फॉर्म्ड एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम रेटिना। तो जब रेटिना से दूर इमेज बनेगी तो आप उसे लॉन्ग साइटेडनेस कहोगे। ठीक है, और दूसरी तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो लॉन्ग साइटेडनेस, इसका मतलब ये कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनको आप क्लियरली देख पाओगे। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम याद करना भी जरूरी होता है, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्ग में प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम जब याद नहीं आती तो फिर सॉल्यूशन भी उसका डेफिनेटली कैसे बताएंगे हम। तो लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब इमेज बन रही है रेटिना से लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है, अब उसे लेकर आना है रेटिना पे। रेटिना पे लाने के लिए क्या करना होगा? रेस को जल्दी मर्ज करना होगा, क्योंकि वो बहुत देर से मर्ज हो रही है। जब तक वो मर्ज होती है एक पॉइंट पे तब तक रेटिना क्रॉस हो चुका होता है। तो उसे थोड़ा जल्दी करना होगा। ठीक है, और कन्वर्ज करने के लिए आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। और कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज किया कॉन्वेक्स लेंस, ये कन्वर्जिंग है। ठीक है, और ये इसकी करेक्शन की डायग्राम आ गई। ठीक है, इसमें आप देखो कि लाइट रेस पहले लेंस से थोड़ी सी बेंड होगी। ठीक है, यहाँ पे लाइट थोड़ा सा बेंड होकर आईज तक गई। और क्योंकि आईज जो होती है हमारी वो भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। ठीक है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है, तो ये भी लाइट को कन्वर्ज करेंगी। तो यहाँ पर भी आप देखो कि लाइट जब कन्वर्ज हुई है तो अब इमेज जो है वो रेटिना पर आकर बनी है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया लॉन्ग साइटेडनेस में। ठीक है, और लेट्स सपोज अगर वो शॉर्ट साइटेडनेस पूछते। ठीक है, अगर वो शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में पूछते तो ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब कि इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। ठीक है, अब शॉर्ट है ना, शॉर्ट का मतलब है अब इमेज जो है वो शॉर्ट रह गई रेटिना से, वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाई। ठीक है, तो या तो आप इसे ऐसे याद कर लो, इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना
या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो नियर ऑब्जेक्ट्स होंगे आर क्लियर। ठीक है, उन्हें आप क्लियरली देख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि इट शोज अ ब्लर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑन द रेटिना, और इसमें हमने लिखा था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर। ठीक है, और नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर होते हैं। तो इसके ऑपोजिट होगा शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर होंगे और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर आप रे डायग्राम देखो, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हमने आईज में बनाई थी, इसमें इमेज जो है वो दूर जाकर बन रही थी। और अगर आप यहाँ पर बनाते हो तो लेट्स सपोज ये आई का कॉन्वेक्स लेंस आ गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। तो जो लाइट रेज आएंगी यहाँ से, जो सेंटर में आएगी, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो जो लाइट रेज स्ट्रेट थी वो तो स्ट्रेट ही चली जाएगी, और बाकी लाइट रेज। अब ये जो कन्वर्ज होंगी, पहले स्ट्रेट वाली बना लेते हैं। तो ये लाइट रेज आकर एक पॉइंट पर हो गई मर्ज। ठीक है, अब ये हो गई यहाँ पर मर्ज, लेकिन जो आपका रेटिना था, रेटिना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, रेटिना है अभी आपसे दूर। लाइक रेटिना है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है वो रेटिना पर इमेज नहीं बनी। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो पहले ही बन गई। हालांकि इसे थोड़ा सा आगे बनना चाहिए था। ये बहुत जल्दी कन्वर्ज हो गई। ठीक है, अब इस कन्वर्जन को थोड़ा सा डिले करवाना है। तो इसको डिले करवाने के लिए क्या यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ताकि वो लाइट को पहले थोड़ा और डाइवर्ज करे, फिर उसे हम कन्वर्ज करेंगे तो वो रेटिना पर आकर बनेगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास सेम वही ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और इसके सामने आपने रखा डाइवर्जिंग लेंस, यानी कॉनकेव। उसके बाद आई साइड का लेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेट है वो तो स्ट्रेट ही जाएगी। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही चली जाएगी, बिना किसी डायरेक्शन में बेंड हुए। ठीक है, और जो लाइट रे इस लेंस पर आकर स्ट्राइक करेगी ना, वो थोड़ा सा पहले बाहर की तरफ बेंड होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंड होगी पहले, ऐसे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड हो गई, डाइवर्ज हो गई। ठीक है,
अब जब आई का लेंस इसे फोकस करेगा तो उसे फोकस करने में टाइम लगेगा, ठीक है। और जब उसे फोकस करेगा तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा कवर हो जाएगा पहले से, और पहले से थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, तो इस बार आपको यहाँ इमेज बन मिल रही है। और इस बार जो आपका रेटिना होगा वो, अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए मैं रेटिना बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी डायग्राम वो इतनी परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगी, तो इसलिए मैंने रेटिना लास्ट में बनाया है। ठीक है, लेकिन आपने देखा था जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कुछ ना कुछ पार्ट आपको बना कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल ब्लैंक दे दें। तो अब आप देखो कि रेटिना पर इमेज बन रही है, तो ये करेक्शन जो है वो आपने कर दी। ठीक है, तो ये इसकी करेक्शन थी। जब वो पूछेंगे कि करेक्शन कैसे होगी, तो करेक्शन का मतलब ये कि उस लाइट को आप रेटिना पे कैसे फोकस करवा सकते हो। तो उसको फोकस करवाने का सिंपल सा मेथड था, हमने कॉनकेव लेंस यूज किया। ठीक है, और कॉनकेव लेंस की हेल्प से हमने उस लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज करवाया, और फिर वो कॉनकेव यानी जो आई का अपना लेंस होता है उससे फोकस होकर वो रेटिना पर बन गई इमेज। ठीक है, और ये हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस का केस था। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें इसके अलावा आई साइट के बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है, इससे ज्यादा जो है वो आगे पीछे कोई भी डिटेल इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और डायग्राम हमारी दोनों कंप्लीट हो गई, थोड़ी सी रफ है, लेकिन ये है कि अब आप इंटरनेट से भी डायग्राम सर्च करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब आई साइट के हम मतलब अब बाकी क्वेश्चन देखते हैं लाइट के, वो क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से जो डिफरेंट हो, हमने पहले सॉल्व ना किए हो। ठीक है, ये तो हम कर लिया था हमने, ये भी इजी है, इसमें प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें रे डायग्राम कहाँ से कैसे बनाएं। ठीक है, तो इस चीज को भी चेक कर लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या है क्वेश्चन में। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, एक रोड जंक्शन है जिसपे एक मूविंग कार है और एक स्टेशनरी ट्रक है। ट्रक अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी है, डायग्राम में आप देख सकते हो, और कार जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, और बीच में जो है वो हाई वॉल्स हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। ठीक है, कि मतलब मेरे साथ वाली रोड पर जो है वो कौन सा व्हीकल जो है वो ट्रैवल कर रहा है और किस डायरेक्शन में, तो ये इनको पता नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले पार्ट में वो पूछते हैं द ड्राइवर ऑफ द ट्रक इज एट पोजीशन एक्स, ये भी हमने डायग्राम में भी देखा। द कार मूव्स अराउंड द कॉर्नर, तो वो जो कॉर्नर है कार वहां पे टर्न होगी आके। अब आपने एक पॉइंट लेबल करना है वाई रोड पर, जहां पे ट्रक ड्राइवर पहली बार कार को देखेगा। ठीक है, मतलब ट्रक अपनी जगह रेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रक की पोजीशन पर होते और कार जो है वो टर्न ले रही है इस कर्व पे, तो वो कौन सा पॉइंट होगा कि जहां से आ, मतलब कौन सा पॉइंट होगा जहां से कार जो है वो ट्रक में से आपको बैठ के क्लियरली नजर आ रही होगी। ठीक है, तो वो पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करना है। अभी इसमें कोई मिरर नहीं है, कोई लेंस नहीं है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल प्लेन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मिरर या रिफ्लेक्शन या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेंस से रिलेटेड यूज नहीं हो रहा। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट होगा, अगर आप स्क्रीन पे मार्क करके दिखा सको।
ठीक है, एक पॉइंट आपने मार्क किया। ठीक है, हमें ये तो पता है कि वॉल्स की वजह से जब वॉल, हाँ जब वॉल के मतलब बिल्कुल एज से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जहां तक वॉल है वहां तक तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल वॉल के आगे जब हमें नजर आना शुरू होगा, ठीक है, तो हम वहां से एक लाइन बना लेते हैं। मतलब ये आपने बिल्कुल सही बनाई है कि आप पॉइंट एक्स से एक लाइन यहां तक बना लो, ऐसे बिल्कुल मैक्सिमम जो है वो कॉर्नर से क्लोजली पास होती हुई जा रही है। ठीक है। ठीक है, मैंने आपकी वो सारी रे डायग्राम देख ली और वो सही है। अच्छा, आपने जो ड्रॉ करनी है ना वो सिर्फ एक ड्रॉ करके और उसमें पॉइंट वाई लिखना है बस, क्योंकि उन्होंने बोला पॉइंट वाई आपने मेंशन करना है। ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो ड्राइवर इस साइड तक देख सकता है, क्योंकि इसके बाद वॉल आ जाएगी। ठीक है। और राइट साइड पे तो वो अच्छा खासा देख सकता है। ठीक है, उसके बाद राइट पे तो बहुत ऑप्शन है देखने के लिए। और कार जो है वो यहाँ से जब टर्न लेकर आएगी, तो वो से इस पॉइंट पर आकर दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पॉइंट वाई। लाइन बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन लाइन भले भले रहने दो आप, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड बना दो या डॉटेड बना दो। उसमें पॉइंट लिखना जरूरी है, क्योंकि मार्क्स आपको वाई पॉइंट लिखने का मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था। ठीक है। तो ड्राइवर की जो विजिबिलिटी होगी वो जहां तक होगी, पहले आपने वो मार्क कर दिया, फिर उसमें आपको पॉइंट वाई मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अब एक मिरर लगा दिया। अच्छा, मिरर जो लगाया आपने रोड जंक्शन पे, अब वो मिरर की पोजीशन आपके सामने। ठीक है। और अब क्वेश्चन पहले देख लेते करना क्या है इसमें। अलाउ द ड्राइवर टू सी कार व्हेन इट इज एट पोजीशन शोन इन फिगर 2। अच्छा, अब इसमें वो कह रहे हैं कि इट शो हाउ दिस मिरर अलाउज द ड्राइवर ऑफ ट्रक टू सी द कार व्हेन इट इज एट पोजीशन शोन। तो जिस पोजीशन में अभी कार है, तो इस पोजीशन में रहते हुए ट्रक जो है वो मिरर के थ्रू इस कार को कैसे देख सकता है। तो डेफिनेटली आप इसमें रे डायग्राम के थ्रू ही समझा पाओगे। ठीक है। और आपको ये चीज पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। ठीक है। तो आप यहाँ से मिरर में जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन ड्रॉ करोगे, तो जो पॉइंट एक्स होगा, ठीक है, ये आपके पास लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है। और जो पॉइंट आपने जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे मार्क किया था वाई, ठीक है, तो कार अगर यहाँ से टर्न लेगी तो वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है। तो बस इस रेंज में ही कार आपको नजर आ जाएगी। ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको यहाँ से भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार जब टर्न होकर आएगी तो यहाँ से आपको वो क्लियरली नजर आएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है। तो बस इसमें यही करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं और कोई इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी देखते हैं। हाँ, एक्स साइड जो ट्रक की थी वहां से हमने ड्रॉ करनी थी।
बेसिकली इसमें करना ये था, जो पहला पॉइंट पोजीशन थी ना, जो वाई आपने मार्क किया था, ठीक है। तो उस वाई मार्क से आपको ये पता चल गया था कि कार टर्न होकर आएगी, तो डायरेक्ट ड्राइवर इसको डायरेक्ट देख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको मिरर सामने लगा हुआ मिले, ठीक है, तो डेफिनेटली जब कार वहां से मूव करते हुए आएगी, तो उसको मिरर में कैसे नजर आएगी। तो उसके लिए बस आपने रे डायग्राम बनानी थी, ठीक है, कि जिस पोजीशन से कार आ रही होगी वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा आपको, और वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक ड्राइवर तक पहुंचेगी, ठीक है। और ये दोनों एंगल्स आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम बनाते हैं। तो बस ये रे डायग्राम आपने इसमें कंप्लीट करनी थी, क्योंकि रिफ्लेक्शन के थ्रू आप ड्राइवर जो है वो इस कार को देख सकता है। अच्छा, एंगल्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। अभी हम और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, एंगल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख लेते हैं कि, क्योंकि हर किसी में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। फॉर्मूला शीट मैंने आपको शेयर की हुई है ग्रुप में, मैं दोबारा भी कर दूंगा। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप उसको जो है वो साथ रख के भले सॉल्व कर लो, क्योंकि देखकर एक दो बार सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम कोई एंगल वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसमें एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो। ये वाला तो शायद हमने किया था एक क्लास में, लेकिन उसकी फाइल दूसरी में सेव किया था हमने। हम इससे डिफरेंट देख लेते हैं कोई एंगल। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला भी हमने किया था, दूसरी फाइल में सेव है, ताकि क्वेश्चन रिपीट ना हो। हाँ, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये शॉर्ट, इसको देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले पूछा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपको याद होगा कि जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर में जाती है, तो वो रेयर मीडियम में पहुंच नहीं पाती, वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में, ठीक है। जिस तरह इंटरनेट केबल्स होती है हमारे पास, तो इंटरनेट केबल्स में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उसमें आपने देखा होगा, जैसे आप उसे पीसी में कनेक्ट करते हो, या आपने देखा होगा इंटरनेट राउटर में कनेक्ट करते हैं तो लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो लाइट बेसिकली टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हुए पहुंच रही होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम। तो जब डेंस से रेयर में जाएंगे, आपको ये कंडीशंस में भी मैंने लिखवाया था कि दो कंडीशंस होती हैं इसकी बेसिकली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, और इन्होंने भी 2 मार्क्स दिए। तो अगर आप वो दोनों कंडीशंस भी लिख दोगे ना, तो आपकी डेफिनेशन और क्वेश्चन का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक तो हमने लिख दी, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो लाइट
टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो वो उसी मीडियम में पूरी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास दोनों कंडीशंस भी आ गई और आपके क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें डायग्राम गिवन है। अच्छा, इसमें रे ऑफ लाइट गिवन है फ्रॉम अ लाइट सोर्स इन अ टैंक कंटेनिंग लिक्विड। तो एक लाइट सोर्स है, वो टैंक के अंदर ही है। ठीक है, इसका मतलब है डेंस मीडियम में है लाइट सोर्स, और वहां से लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है एयर की तरफ, यानी रेयर मीडियम की तरफ। और द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ लिक्विड एट एन एंगल एक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का 1.5 दिया है उन्होंने। और कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर। तो आपने एंगल फाइंड आउट करना है कि जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, एक तो उन्होंने आपको जो एक्स दिया है ना, वो आपकी मतलब उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हम जो एंगल मेजर करते हैं वो नॉर्मल से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप नॉर्मल यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं हम, ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि एक्स हमें फाइंड आउट करना है या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमारा एंगल तो नॉर्मल से बनता है। ठीक है, एक्स जो है वो सरफेस के साथ है, उस एंगल को जो है वो कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता। अभी आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है एन। ठीक है, उसके अलावा आप देखो उन्होंने कोई भी आपको वैल्यू नहीं दी, और बस आपके पास एक एंगल लिखा हुआ है एक्स, और उसी एक्स की आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी होगी। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में आइडिया आ रहा हो, कोई एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, या कोई डायग्राम से आपको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि इन्होंने आपको सिर्फ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है। ठीक है, और उसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, ना इसमें स्पीड गिवन है, ना कोई और कॉन्सेप्ट ऐसा गिवन है कि जिसकी हेल्प से आप एक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक चीज है हमारे पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और उन्होंने आपसे ये पूछा है कि कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर। ठीक है, अब आपने देखो सारी चीजें सोच के देखी कि एंगल का नहीं पता, साइन आई ओवर साइन आर नहीं लग सकता। ठीक है, सिर्फ एन की वैल्यू गिवन है। तो जब सिर्फ एक एन की वैल्यू गिवन है, तो आपने ऐसा फॉर्मूला सोचना है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एन के साथ मिलता हो, या इन दोनों चीजों को कनेक्ट करता हो। तो वो एक ही फॉर्मूला है आपके पास, एन इज इक्वल्स टू 1/sin सी। ठीक है, तो बेसिकली एक्स के लिए जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें वो पूछ रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो अ, हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला, क्योंकि एन की वैल्यू तो है हमारे पास। एन इज इक्वल्स टू 1/sin सी, और साइन सी इज इक्वल्स टू 1/n, और सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। एन की जगह पर आ जाएगा 1.5,
और इसका साइन इनवर्स निकालना है। अब हमने कितना आंसर आता है इसका, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे। अच्छा आप ज्वाइन बैक कर लेना मीटिंग अगर एंड हो जाए। शिफ्ट साइन 1 डिवाइडेड बाय 1.5, 41.8।